अस्सलाम वालेकुम। बाब दहन न्यू नावल, तहरीर महर शाम। बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। आसमान ने सिया चादर ओढ़ के हिज्र का गम मनाना चाहा तो चांद ने हिफ्ज़ मकदम अपनी रोशनी मध्यम कर दी थी। तारों ने ज़रपोश होने का अंदिया दिया था और आसमान का हिज्र का भरम रख लिया। यूँ तो जो तारों और चांद जैसे वफादार और गमगसार साथ मिलने लगे तो भला जीवन से शिकवा कैसा। उसी सिया तारीख रात में पहाड़ों के दामन में वाकई एक छोटे से गांव का रुख करो तो कई कहानियां मुँह लपेटे लकड़ी के पोशीदा दरवाज़ों से झांकती नजर आएंगी। कोई कहानी तलाश कर लेते हैं, कई गलियां फलांग कर, कई निकट टाप कर, कई जर्द बल्ब के गिर्द परवानों का रश्क देखते, पहाड़ों की ओट से उभरती भेड़ियों की आवाज़ सुनते, कई खुशबुओं के पीछे छोड़ गए साजिशों के साथ जोड़े एक लंबी पुरस्कार खामोशी सी गली में एक पूरी शान से खड़े एक पत्थरों के बने घर की तरफ आओ तो भूरी लकड़ी का रंगीन नक्श निगार वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। रात जूं जूं करती गहरी होती जा रही थी। बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। आसमान से गिरती रोई के गोले घर की दीवारों की सड़क और दरवाजे के सामने एक पहाड़ की सी सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। उसी बर्फबारी में उस घर के शोहन में खड़े 3 मर्द अब दाखिली दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर गैर वाज़े थी कि आवाज़ें मध्यम, उनके खुद से कोई पोशीदा भेद, किसी राज खुल जाने का खौफ आता था। घप अंधेरे में पीले बल्ब की रोशनी में रास्ते बनाते हुए घर के अंदर आओ तो लकड़ी का ये घर किसी भूल भुलैया जैसा था, जहाँ राहदारियाँ ही राहदारियाँ थी। शोहन के एक तरफ और छत को जाती सीढ़ियों के करीब फर्श पे एक दरवाज़ा था। वो शायद नीचे तहखाने की जाने का रास्ता था। गर्दन झुका कर नीचे झांक कर उस तहखाने जाने नुमा जगह की तरफ आओ तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। सांस रोके एक सीढ़ी पे कदम रखते हुए नीचे की तरफ आओ तो आखिरी जीने पे खड़े होकर देखो तो यहाँ घर के ही रकबे जीने तहखाने था। एक कोने में काठ कबाड़ पड़ा था, काफ़ी कोने खाली थे और अगर निगाहें घुमाकर एक जावे पे देखो तो एक पल के लिए साकिन हो जाओ। तहखाने के विस्त में 5 कुर्सियाँ थीं। उन 5 कुर्सियों पे कुछ लोग थे, जिंदा लोग, 5 लोग। उनके चेहरे से एक तरफ ढलके हुए थे, आंखें बंद थी, चेहरे पे किसी किस्म का जख्म निशान नहीं था। हाँ, मगर उनमें से एक मर्द के बाजू पे प्लास्टर था, माथे पे जख्म का निशान भी था, उसी के था। करीब से देखो तो उसके वजूद पे लिबास ब्रांड थे, बदन से महक उठती थी, पैरों की जूतों से लाखों रुपयों की मालियत का अंदाज़ा होता था। वो यकीनन आला ओहदों पे फ़ाइज़ रहे होंगे। 4 मर्दों के साथ 5वें असीर एक लड़की थी। उसके गले में एक पतली चैन थी जिसमें सब्ज़ हीरा जगमगा रहा था। हम रंग हीरे उसके कान और उंगलियों में भी थे। उसके जूते जो भी सब्ज़ थे, हाई हील्स। अगर जहन पे जोर देकर याद किया जाए तो ये वही जूते थे जो 6 माह पहले होने वाले पेरिस फैशन वीक के पेश किए गए थे। उनकी मालियत करोड़ों में थी। उन जूतों को बड़े बड़े घरों के फर्श पे रखा जाना था। उन्हें पहनकर दुनिया के महंगे महंगे मार्बल और अज़ागाज़ बख्शना था। आज ये मिट्टी से उड़े फर्श पे दागदार हो रहे थे। किसी के पैर इन जूतों पे पड़े थे और उन पे नुमाया दाग बन चुके थे। अगर उनकी मालकिन को होश आ जाता तो वो उन जूतों पे लगी मिट्टी के दाग देख कर दोबारा बेहोश हो सकती थी। दूसरे असीर के जिस्म पे डिनर जैकेट था, बज़ाहिर आम सा, मगर किसी के दोज़ख रखने के वाले शख्स को ये गवारा नहीं था कि जैकेट दिखाओ तो ये सिर्फ एक मिनट। मिट्टी कहाँ चला गया? मालिक का अंदाज़ा लाखों। तीसरा सीट, हाँ, तीसरा सीट के सफ़ेद जोगर की तरफ वो जागीर काबिल तारीफ़ थे, काबिल तहसीन भी। कोई जूतों पे लाखों रुपए कैसे खर्च कर सकता था? कोई इस असीर से सवाल करे। काफ़ी देर बाद उनमें से किसी ने एक आँख खोली तो शायद नशा टूट रहा था। इस असीर के बदन पे लिपटा और कोट पूरे एशिया में ये कोट सिर्फ 3 लोगों के पास थे। अब मालियत का अंदाज़ा तुम लगाओ। उसके साथ 2 और मर्द का नशा भी टूटने लगा था, मगर उनकी हरकत सुस्त थी। धीरे धीरे उससे पहले आंखें खोले फर्श घूमता हुआ महसूस हुआ।
जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। उसे सर्दी लगी थी, बेइख्तियार सर्दी। आंखें खोले कई मिनट वो यूं ही गर्दन ढड़काए पड़ा रहा। हाथों पे बंधे रस्सियां सख्त थी सर्दी से कि इस मौसम में उसकी कलाइयों को चीर रही थी। उसे तकलीफ सी हुई थी और इसी तकलीफ में उसने पट से आंखें खोली। भूरी आंखें एक पल के लिए बिल्कुल शाकिन हो गई। उसके साथ कुर्सियों पे कुछ लोग भी थे। एक लम्हे के लिए वो सांस नहीं ले सका। वो आंखें पूरी तरह खोले बेयकीनी से आसपास देख रहे थे। उसके दोस्त और वो किसी जगह कैद हो चुके थे। यह हकीकत थी, मजाक था, यह फिर सैराब। शादान ज़बर उठो, वो उन दोनों को पुकार रहा था जिन्हें अभी अभी हल्का सा होश आया था। सख्त सर्दी में अब उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। वो दोनों नीम गनगूदगी में थे। उसने एक कुर्सी घसीटी। आवाज़ पे एक मर्द ने आंखें खोली। दूसरा मर्द अभी भी कुर्सी को घसीटते हुए अपने बाकी साथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे मगर टांगें आज़ाद थी और अब वो उन्हें आज़ाद टांगों से अपने एक साथी को कुर्सी को ठोकर मार रहा था। दूसरा असीर भी आंखें खोल चुका था और अब वो आसपास देखकर उस जगह को अपने यहाँ होने की मकसद को समझना चाहता था। वो भी ये इतना ही शौक था जितना पहला मर्द। तीसरे ने भी हल्की हल्की आंखें खोली। उसे अपने हाथ साकिन होते हुए महसूस हुए। उसकी कलाई पे बंधी उसकी घड़ी फर्श पे पड़ी थी। वो सांस लेना भूल गई। इतनी महंगी घड़ी का शीशा टूट चुका था। वो दूसरी तरफ उस शोर शराबे के दौरान बाकी दोनों में भी होश में आ चुके थे। हर कोई इतना ही शौक था जितना उन्हें जगाने वाला मर्द। वो 5 लोग बेयकीनी से अपनी तरफ में देख रहे थे। ये लम्हा जैसे किसी डरावने ख्वाब का हिस्सा हो। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ हैं? लड़की की आवाज़ में हैरत और खौफ दोनों थे। वो बेकरार से आसपास देख रही थी। यही सवाल मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ। ये सब क्या है? हम कहाँ हैं और हमें बांध कर क्यों रखा है? ये वो था जिसे सबसे पहले होश आया था। क्या हम किडनैप हो चुके हैं? ये कैसी जगह है? हम यहाँ कैसे आए हैं? वो एक दूसरे को देखते हुए तो कभी आस पास हर उस सा हरास था जो उनके जिस्मों से लिपट गया था। ये तो तुम हमें बताओगे ना ज़ल्तान, क्योंकि हमने तुम्हें जागे हुए देखा। क्या बकवास है ये? हम कहाँ हैं? ये आवाज़ तरस थी, तंज में डूबी हुई। तुम मुझ पे शक कर रहे हो शादान? क्या मालूम ये तुम्हारी किसी हरीफ का काम हो जिसमें हम ख्वार हो रहे हैं। ज़ल्तान ने भी कह डाला। अपने हाथों को झंझोड़ते हुए वह रस्सी खोलने की सही कर रहा था। सिर्फ मेरे हरीफ नहीं, ज़रकीब के बारे में क्या ख्याल है? उसके बाप के कातिल भी तो धमकी दे रहे थे। वो झुंझुलाया, खौफज़दा हुआ। मुझे अपने मालूमात में मत घसीटो शादान। लड़की की आवाज़ बैठी हुई थी मगर मुस्तकिम थी। मैं वो खुद हैरान हूँ। लड़ना बंद करो तुम लोग और ये सोचो कि हम यहाँ आए कैसे। जिसके बाजू पर लस्ता था वो ज़रा तहम्मुल से बोला तो हर एक ने तंजिया गर्दन झटकी। ये कैसी जगह है? सर्दी से कपाते हुए उसके तहखाने का जायज़ा ले रहे थे। सोचना क्या है? हमें यहाँ जिसने बुलाया है वो तुम हो हसन और ज़रकीब। तुम दोनों के अलावा ये कौन कर सकता है? काफ़ी देर से खामोश बैठा गहरी भूरी आंखों वाला ज़बर बोला तो ज़ल्तान ने कुर्सी को ठोकर मार कर उसे नीचे गिराया। अपनी बकवास बंद रखो तुम सब। ज़रकीब को अकेली समझकर चढ़ाई मत करो। तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? मिले हुए हो क्या? शादान तज़हीक से बोला। उसके बाद वो आपस में भिड़ पड़े। हाथ बंधे हुए थे मगर वो टांगों से एक दूसरे की कुर्सियों पे ठोकर मार रहे थे, चीख रहे थे, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे थे। उनकी आवाज़ें बुलंद थी। जान के खौफ से ज़्यादा नफरत हावी होने लगी। तुम्हारी वजह से हुआ ये। तुम्हारे दुश्मनों का काम है। तुमने हमें फंसाया है। तुम अपने दोस्तों पे शक कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। तुम घटिया। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दुश्मन तुम। और फिर एक आवाज़ आई, गोली चलने की आवाज़ उन तमाम कैदियों की ज़बान साकित हो गई थी। आंखें फटी की फटी रह गई थी। सीढ़ियों से उतरकर कोई आ रहा था। वो जिसके हाथ में पिस्तौल थी और वही जिसने फायर किया था। वो मसरूर से चाल चलता हुआ आ रहा था। उसका वजूद अंधेरे में था। आखिर जीना तय करते वो आगे आया तो अगले चंद पल वो उनके सामने खड़ा था। कुछ कहने लगा था मगर अभी नहीं। तुम्हें उसके अल्फाज सुनने के लिए तहम्मुल से काम लेना होगा क्योंकि यह कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये तो क्लाइमैक्स है। कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। 10 साल कबल लंदन इंग्लिस्तान का दिल खामोश पुरसुकून शहर है जहाँ आए मीना बरसता है। सड़कें हम वक्त गीली होती हैं। जहाँ रौनकें हैं, जहाँ रंग हैं, खुशियाँ हैं। लंदन इमारतें ऊंची और कदीम, दौड़ती भागती शुष्क बसें सुरमई सड़कों पर नुमायाँ नजर आती हैं। तेज़ रफ्तार से भागती मेट्रोपल
तुम्हारी आंखों की एक जहां से दूसरे जहां ले जाती है। छतरी ताने इर्द गिर्द बेनियाज लोग लंदन की मगरूरियत का लिबादा ओढ़े घूमते हैं। शाहाना रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स इस शहर को तासीस बनाते हैं। खाली सड़कों पर बैठे कबूतरों की गौल इस शहर के कसीदे कहते हैं। लंदन मगरूर है, अक्खड़ है और खुश्क भी आने वालों को जल्दी कबूल नहीं करता और जाने वालों को यूँ अपने शहर में जकड़ लेता है कि उन्हें लंदन से जान से जाने के मुतराफ लगता है। रोशनियाँ तो लंदन के लिए बनी है, खाने तो लंदन से शुरू होते हैं। जायका इस शहर की पहचान है। मलका का शहर लंदन कई कहानियाँ सुनने में समूह चुप की चादर ओढ़े तमक्कत और हाकमियत का सिंबल, हुकूमियत का सिंबल है। ये लोग लंदन को दुनिया कहते हैं मगर दुनिया को लंदन कहना चाहिए था। खज़ा के पत्तों के सा खुश्क बहार सा हर भरा शर्मा का सफ़ेद और गर्मा का मीठा मीठा गरम लंदन। ज़िंदगी में अगर लंदन नहीं देखा तो तुमने ज़िंदगी गुजार ली है, जी नहीं है। शाम बीत चुकी थी और रात ने लंदन पे अपने पर फैलाए लिए थे। अंधेरा हर सू फैल चुका था। मौजनी रोशनी से जगमग करता शहर आंखों को भला मालूम हो रहा था। कदीम इमारतों से फूटती जर्द रोशनी नॉस्टैल्जिया का तासुर देती थी। इस पहर स्ट्रीट पूल जलने के लगे थे। सुरमई गीली सड़कों पे पुल्स का अक्स बनता था। मलका की महल की रौनक रात में मज़ीद बढ़ गई थी। लंदन के रंगीन मिजाज वाले अपनी शामें किसी बार, क्लब या फिर रेस्टोरेंट में गुजारना पसंद करते थे। उनके बरअक्स कुछ खामोश ताबा फितरतन सुकून की तलाश में भटकते लोग किसी पुरसुकून गोशी की तलाश में निकल जाते थे। लंदन रात का राजा है, रौनकों का मरकज़, और ये पहर उन्हीं रौनकों का था। टावर बर्ज के ऐन सामने एक शाहाना रेस्टोरेंट था जहां उस वक्त जद बत्तियां जल रही थी। हल्की बूंद बांधी थी, अब थम चुकी थी। गीली सड़कें और हाथों में कॉफ़ी के गर्म मग लिए लोग आते जाते हुए लंदन पुर रौनक और मशरूफ बना रहे थे। रेस्टोरेंट की तरफ आओ तो गोल मेज़ की गिर्द रखी कुर्सियों के ऊपर खूबसूरत फूल की लड़ियों का छज्जा बना था। ये मेज और रेस्टोरेंट बुलंदी पे था। यहाँ से टावर बुर्ज का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था। ग्रिल से बाहर शहर की रोशनियाँ में दिखती थी। मेज की तरफ आओ तो उसके गिर्द कुर्सी खींचकर एक लड़का बैठा था। सिया गोल गले वाली टी शर्ट के ऊपर सिया जैकेट और सियाही पैंट में मलबूस अपने जॉगर वाले पैर झुला रहा था। उसके चेहरे पे झुंझुलाहट थी और बेजारी भी। आसपास काटे चमचों का शोर उसके हिसाब पे हथौड़े की तरह बरस रहा था। सर आपका ऑर्डर, या बाअदब बेरे के मजहब अंदाज से पुकारने पे उसने चेहरा उठाकर उसे देखा था। गदमदी रंगत, सियाह आँखें और पुरकश नक्कूश वाले लड़के के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी और निकालने का टारगेट भी मिल गया था। एक बार कहा है कि मेरे दोस्त आ जाएं तो फिर ऑर्डर देता हूं, लेकिन आप मुझे बार बार तंग कर रहे हैं, है ना? उसका लहजा धीमा था। साफ अंग्रेजी बोलते हुए भी इलाकाई अंसर नुमाया। साफ लगता था कि कोई संधी और उर्दू बोल रहा है। सर माजरत, मगर क्या माजरत? हाँ, 8 बजे की 30 मिनट पे मैंने तुम्हें इंतज़ार करने को कहा था। अब 8:45 पे तुम दोबारा आ गए हो क्या? मैं यहाँ काफ़ी भी घंटा के चार्ज पे नहीं कर रहा। वो उसकी जर से उतर आया था। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगता था आप लोग प्रोफेशनल हैं, लेकिन नहीं, अब यहाँ तुम जा सकते हो। सिया जैकेट वाले लड़के की बात काटी गई थी। उसके अकब में खड़े उसी के हम उम्र लड़के ने बेरे को जाने को कहा और खुद कुर्सी खींचकर बैठ के। उसका अंदाज काफ़ी पुरस्कून था। सैयद सादान शाह मुस्तकबिल के एंकर हो, हाल में प्रैक्टिस शुरू कर दी। आने वाले लड़के ने उसे लगामें डाली। शादान नामी लड़के ने सब्र का घूंट पिए मगर कॉफ़ी कड़वी थी। आइंदा वो नहीं पीना चाहेगा। तुमने वक्त देखा है ज़बर? मैं यहाँ आधे घंटे से उन सुर्ख चमड़ी वाले अंग्रेज़ों को देख कर थक गया हूँ यार। वो सख्त झुंझलाया हुआ था। सुर्ख चमड़ी वाले लोग, ओ खुदाया, वो सख्त झुंझलाया हुआ था। उनका भालू वालियत दाई समी पुआ, हाँ, उससे अच्छा था कि मैं आराम से सो जाता। आखिरी बात उसने ज़ेरे लब कही थी। ज़बर उसकी बात पे मुस्कुराया था। हुलिया उसका भी शादान से मुख्तलिफ ना था, मगर नाकूश खूबसूरत रंगत, गोरी सुर्ख और आंखें हल्की गहरी भूरी कद काट से वो अपनी उम्र से बड़ा लगता था। तो फिर किसी ऐसे होटल चलते जहाँ भूरी चमड़ी वाले एशियाई हों। ज़बर ने हल पेश किया। शादान को कोफत होने लगी। तुम्हारा जोक तुम्हारी तरह ठंडा है।
उसने कहते हुए कलाई पे बंधी घड़ी पे नज़र डाली। अब ये सुल्तान कहाँ रह गया है? शादान उकताया। सुल्तान खुद को सुल्तान और हमें रियाया समझते हैं, हमें इंतज़ार करवाना चाहता है। वो मेन्यू कार्ड देखते हुए अब भी पुरसुकून था। साफ जाहिर था अगर सुल्तान रात के 3 बजे भी आए तो ज़बर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, बस भूख लग सकती थी। अपनी बकवास बंद रखो यार, पता करो ये सुल्तान आखिर है कहाँ। उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। उससे गुस्सा बहुत आता था। ज़बर ने मेन्यू कार्ड वापस रखा, मेज़ पे हाथ रखे आगे को झुका। सुल्तान वहाँ होगा जहाँ उसकी ज़रकीफ़ होगी। मानी खेजी से कहते हुए पीछे हटा। सादान की बेजारी फना हुई। वो कमीनगी से मुस्कुराया। अंदर तक शांति उतर गई थी। अगले कई पल वो दोनों एक दूसरे को मानी खेजी और इब्लीसी नज़रों से देखते रहे। फिर दोनों आगे को हुए, माथे टकरा लिए, आंखें एक दूसरे की आंखों में गाड़ ली। क्या लगता है आज प्रपोज करेगा सुल्तान? सादान की सादाब सी सरगोशी। क्या मतलब है? सुल्तान की ज़बान को इतराफ़ की ज़रूरत भी है। उसने सहाना अंदाज में हाथ झुलाया। तुम्हें क्या लगता है आज भी सिर्फ डिनर होगा या दोस्त को लड़की मिलने की पार्टी भी? शादान का एक और तहज्जुस। अगर पार्टी हुई तो मैं उसे भी बुला लूँ। ज़बर को नाम नहीं लेना पड़ा। उससे हर दोस्त वाकिफ़ होता था। वो नहीं कहेगा यार, मर जाएगा, लेकिन कहेगा नहीं, कम से कम ज़बान से नहीं। अब आंखों की ज़बान ज़रकी बीवी को कौन समझाए? मायूसी से कहते हुए वो पीछे हुआ। अब उस बात से ज़बर भी इत्तेफाक करता था। सुल्तान जब ज़रकीब को देखा था उसके आसपास सारी दुनिया थम जाती थी। उसकी आंखों में वो चमक आती थी जिसका मुकाबला कोई दूसरी चमक नहीं कर सकती थी। वो दोनों इंतज़ार करने लगे। मगर हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। टावर बर्ज के सामने बने उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर गीली सड़कों पर पैर धरते हुए, हॉट चॉकलेट की खुशबू नथनों से टकराते हुए, सड़कों के पार को करते, मोहब्बत लुटाते, जोड़ों पे नज़र डालते, एक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पिछले दरवाजे की तरफ आओ तो मध्यम रोशनियों के दरमियान तुम्हें वो हौले नज़र आएंगे, 2 होलिये नज़र आएंगे। ये एक कोसीदा सी साफ़ सुथरी गली थी जिसके दोनों अतराफ में मुख्तलिफ इमारतें खड़ी थी। उन्हीं इमारतों में एक हॉस्टल की इमारत भी थी, जर्द रंग की कदीम इमारत। हॉस्टल की दीवार से लड़कती बेलों ने दीवारों को ढक दिया था। उन्हीं ढकी हुई बेलों और कदीम दीवारों के साथ 2 लोग अपने पुस्त जोड़े खड़े थे, सांस रोके, हर आहट को साकिन किए। हॉस्टल के अंदर से शोरगुल की आवाज़ें यहाँ तक आती थी। अंदर शायद कोई पार्टी चल रही थी। एकदम म्यूज़िक थम गया था, शायद खाने का वक्फा था। उसी बल बेलों की ऊवट से एक मर्दाना हुलिया बाहर निकला, आसपास चौकन्ना नज़र दौड़ाई और फिर दीवार के साथ लगकर खड़े दूसरे हुलियों को बाहर आने का इशारा किया। जनाना हुलिया बाहर आया। वो नंगे पैर थी। मर्द ने उसकी ऊंची हील हाथों में उठा रखी थी। उसका बैग गर्दन में झूल रहा था, जैकेट बाजू पे, और उन सब के साथ वो नीचे बैठा। यहाँ से रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। भूरी रंगत, हल्की भूरी आंखें, हल्की सी बड़ी हुई शेप और उठी हुई नाक। वो अच्छा दिखता था, शुभ्र मासूम सा। हुलिया वही जो सादान और ज़बर का था। नीचे झुके हुए उसने शूलेस खोले और फिर अपने जॉगर उसके सामने रख दिए। ज़रा उसे फासले पे गार्ड खड़े थे, और अगर जो उन्होंने हील की टक-टक सुन ली होती तो क्या होता वो दोनों जानते थे। लड़की ने अपना हक समझते हुए पैर जॉगर्स में डाले, अपने हाथ में पकड़ी लिपस्टिक और ब्लश की किट उसे थमाई। जूते पहनकर वो सीधी खड़ी हुई और लम्हों के अंदर दोनों छपाक से गली से बाहर भाग आए थे। भागते भागते काफ़ी दूर आकर एक जगह रुके, घुटनों पे हाथ रखे, कमर झुकाए, चंद लंबे लंबे सांस लेते, फिर सीधे हुए। स्ट्रेट पूल्स की रोशनी में लड़की का सराफा वाज़े था। सिया रंग का लंबा टखनों को छूता गाउन पहने, सिया रेशमी और सीधे बाल ब्यूटी बोन को छूते थे। बालों में भूरी स्टेरिंग करवा रखी थी। चेहरा गोलमोल सा था, गाल भरे भरे थे और वज़न भी अच्छा खासा था। मोटी नहीं थी, सेहतमंद ज़रूर थी वो। तुम चले जाते सुल्तान, मेरी वार्डन अगर तुम्हें देख लेती तो जान ले लेती तुम्हारी। उसने अपनी सफ़ेद रंगत की हील उसके हाथ से लेते हुए कहा, मेरी जान ले लेती और तुम्हें तो जैसे सोने का ताज पहनाती, मलका कहकर। उसने अब बाजू पे डाला, जैकेट जखीर की तरफ बढ़ाया। मुझे भला किसी ताज की ज़रूरत है क्या? मैं बेताज मलका हूँ। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए, साथ सुल्तान को दाद देती नज़रों से देखा। नो एप्लीकेशंस।
बीबी तुम्हें एप्लीकेशन की नहीं, चंदे की ज़रूरत है। वो नीचे झुककर अपने जूते पहनते हुए बोला। अंदाज लापरवाह था। लेस बांधते हुए उसने सर झुका रखा था। फिर क्या ख्याल है मैं हम चलाऊं या फिर ये काम भी तुम्हारे डैड कर लेंगे? वो उठ खड़ा हुआ। नैम अंधेरे में खड़ा वो जरा कद लड़का मुस्कुरा कर बोला, मेरे डैड को अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी तुम मेरे कुछ लगते भी हो। तुम्हें इल्ज़ामियर है। मुझे तुमसे हमदर्दी हुई। अब चंदे के लिए अल्फाज बढ़ाने पड़ेंगे। वो उसी अंदाज में उसके चेहरे पर नज़र जमा कर बोला, आज हमारा आखिरी दिन है और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। आखिरी दिन? तुम्हें कौन सी बीमारी है यार, ये बताया क्यों नहीं? लड़की ने पैर पटका और आगे बढ़ गई। अच्छा ये तो बताओ, मोहम्मद का नाम क्या होगा? चंदा बराए मलका का ताज। मेरे पीछे मत आना जुल्तान सिकदर, वरना जहन्नम वसील कर दूंगी। यानी तुम्हारे साथ गुजारा करने के बाद एक और जहन्नम भी होगी? वो मौजूद ताजुब से बोला। आपकी लड़की कुछ न बोली तो जुल्तान के मामले को शीदा होते महसूस हुए। वो उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे जाने लगा था। लंदन की इस गली में उस मंजर को तारीख की तरह अपने सीने पे रकम कर लिया था, कभी न भूलने के लिए, कभी न मिटाने के लिए। थोड़ी देर बाद अगर वापस रेस्टोरेंट की तरफ आओ तो गोल मेज़ पे अदालत लगी थी। नवारद सरकार के दरबार में हाथ बांधे खड़े थे। सादान सख्त नज़रों से ज़रकीफ और सुल्तान को घूर रहा था, जैसे बताना चाहता हो, तुम लोगों ने सैयद सादान शाह के दरबार में देर से हाजिरी लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है और मैं इसे भूलूंगा नहीं। वाह, बादशाहों का सरदार ज़बर नॉर्मल था, यूँ जैसे अगर रेस्टोरेंट की छत भी गिरी तो कपड़े झाड़ कर उठेगा और बाहर निकल जाएगा। लापरवाह, मतलब किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं उसे। इसलिए वो सलाद अहम थे जिसके पत्ते वो चुन चुन कर खा रहा था। खाना ऑर्डर करते हैं, क्या ख्याल है? ज़बर ने सादान की गुलस्ती निगाहों का रुख अपनी दूसरी जानिब करना चाहा। वो हनूज़ उन दोनों को देख रहा था। मलका तानिया और कैप्टन शकार शुरुआत करें। यूँ भी हम रियाया कि आपके आगे क्या औकात है? वो हथेली पे चेहरा गिराए कठिले अंदाज में बोला। ज़रकीफ और सुल्तान ने पहलू बदला। साधारण ग्रुप का बिगड़ा बच्चा था जिसके बिगड़ जाने से हर कोई खौफ खाता था। क्या ख्याल है? फिर आका ऑर्डर करें। वाकई जो बिगड़े होते ना एक ग्रुप में सच्ची बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं यार। हमारे ग्रुप में भी है एक। क्या ख्याल है? फिर आका ऑर्डर करें या हम मज़ीद इंतज़ार करें? तंज की तीर सुल्तान ने एक नज़र ज़रकीफ को देखा। दोनों ने आंखों में फ़ैसला लिया। उन्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत कम पड़ा करती थी। हम दोनों के साथ कोई तीसरा भी है? एक सांस में एक साथ कहा तो साधारण भौवें सिकोड़े पीछे हुआ हो बैठा। ज़बर ने गर्दन हिलाई जैसे कहा हो, अच्छा वो के कूल, मतलब एक और सलाद भी मिलेगी। इसको तो खाने के अलावा तो सूझ ही नहीं रही भाई। आ जाओ। उन दोनों के एक साथ कहने पे कोई था जो पिलर के ऊट से निकल कर सामने आया था। उसकी आंखें सियाह थी, चमकदार थी और ज़मीन चेहरा खूबरू और होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। वो मासूम सा सादा मुस्कुराहट। तीन लोग उसे मुस्कुरा कर ही देख रहे थे, मगर सादा ने नस नस में लावा दौड़ गया था। सारे का सारा आतिश फिसा फट गया था। हसन मिराज सुल्तान, तुम्हारी ज़रूरत कैसी है यहाँ आने की? सादा ने चबा चबा कर अल्फाज अदा किए थे। हसन ने मुस्कुराने पे उक्फा किया। लंदन और उसके मुज़ाफ़ात में तीसरी जंग अज़ीम का वक्त हुआ चाहता था। मैं ज़रूरत से थोड़ी, मैं पैरों से आया हूँ। हसन के जवाब हमेशा से लाजवाब होते हैं। काफ़ी देर बाद ज़रा संभल कर बसासीत से कहते उसने अपनी कुर्सी संभालनी चाहिए, मगर सादान ने बरक रफ्तारी से कुर्सी अपने पैर रख के लिए और आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। तुम्हें लगता है तुम जैसे गद्दार को मैं दोबारा माफ़ कर सकता हूँ? भौवें उचका कर पूछा गया। हसन ने गहरी सांस ली। अपनी 19 साल ज़िंदगी में उसे सबसे बेहतरीन दोस्त यहाँ लंदन आकर मिले थे, अब वही नाराज़ थे। वो मासूम करता तो क्या करता? मुझे बताना पसंद करोगे आखिर मेरा गुनाह क्या है? हसन सुल्तान ने बाजू सीने पे बांध लिए। सीधा सादान उर्फ राजा साहब अब उनके गुनाह गिनवाने को तैयार थे। बाकी रियायत तो बस सुनने वाली थी। सबसे पहले बात, हम चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं जबकि तुम अलग, लेकिन तुम फिर भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए। वो तो तुम सब ने मेरी क्यूटनेस की वजह से। वो बोलते बोलते रुका। साधारण समेत हर कोई उसे घूर रहा था। ओह खुदाया, हसन
हमारे ग्रुप में क्यूटनेस नहीं कमीनगी की बुनियाद पे दाखिले होते हैं और इसमें तुम्हारा नंबर पहला है। सुल्तान के कहने पे शादान खुश हुआ था, यानी उसकी रियाया उससे सीख रही थी। गुड गुड गला खिनकार कर वो दोबारा गोया हुआ था। तो हम 18 साल के हैं और तुम 19 साल के, मिस फिट यू नो। हाथ झुलाया गया था। क्या पता हसन के अब्बू ने कागजात में उसकी उम्र गलत लिखवाई हो। और सलाद के पत्ते चबाते ज़बन ने यूं ही पूछा, मगर सादान की घूरी पे उसने लबों पे उंगली रख दी। सो तुम 20% हमारे क्राइम्स में शामिल नहीं होते क्योंकि उसे अपनी इज्जत प्यारी है, तुम्हारी तरह थोड़ी। रवानी से कहते वो ज़बान दांत तले दबा के सादान ने सबर का काफ़ी से भी कड़वा घूंट भरा और खिताब जारी रखा। अवाम को कोड़े खाने की शिद्दत से ज़रूरत थी। तुम वक्त पे नहीं आते और हमसे बातें छुपाते हो। सब माफ़ है लेकिन बातें छुपाना नहीं। सबने मुंतफी होकर सर हिलाया। सादान ने पैर कुर्सी से हटा लिया, गोया राजा साहब ने फरियादी को बैठ जाने की जगह दी है। इतना जालिम नहीं था वो। यार देखो, मैं इस दिन पार्टी में आना चाहता था लेकिन देखा ये फिर बातें छुपा रहा है। ज़रकीफ उंगली उठा के चमक बोली। सुल्तान का जी चाहा कि अपना सर पीट ले। काश हसन उसकी फैमिली फ्रेंड ना होता, ना लंदन में पढ़ता और ना उनके ग्रुप में शामिल होता और ना उसके फौत हुए बाप की सुल्तान जिंदा वजीद बाप से कोई दोस्ती रही होती। लेकिन मेरा बहनोई कहता है मुझे तुम सब से नहीं मिलना चाहिए। उसने वो बात पूरी की और कुर्सी पे आकर बैठा। उसे कैसे पता तुम हमसे मिलते हो? ज़बर की आंखें मशकूक अंदाज में शुक्र उसे सब पता होता। बेबसी से साने उचकाए। मैं तुम लोगों के हर प्लान में शामिल होता हूँ लेकिन जब कभी रह जाऊँ तो इसका मतलब है उमर हयात को सब पता लग गया है। अगर जिसने वक्त पड़ा है वही समझ सकता है उमर हयात को। ये जीजा साले वाली कॉम्बो मस्त थी उसमें, मतलब हट के सबसे। और वो तुम सब के सख्त खिलाफ है। एक मिनट, ये तुम्हारे बहनोई को हम सबसे मसला क्या है? क्या हम कोई गिरे पड़े हैं? सुल्तान को इख्तलाफ हुआ था। अगर याद पड़ता है हो तो मेरे डैड वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हों। उमर हयात तब भी न माने। वो बस सोच सका। सही बात है, वो किसी की बात नहीं मानता। और मेरी मम्मा खैबर की सबसे महंगी लॉयर, ज़रकीफ ने जताया। हसन मुस्कुराए। ज़बरदस्ती महंगी की साथ झूठी फ्रॉड कौन लगाएगा? अब भी बस सोच सका। बेटे कहता ना पसलियाँ टूट जाती। जदी पस्ती रईस हैं हम। टांग पे टांग जमा कर सादा ने इजाफा किया। आधा मशूदा सुंधा का एक शहर मेरे अब्बा का मुरीद है और बाकी आधा मेरे चचा साहब का। तुम ये भी कह सकते थे कि सारा मसवरू तुम्हारे ख़ानदान का मुरीद है। हसन खुद को बाज न रख सका। ऐसे कैसे? अब्बा की शोहरत चचा को दे दूँ और चचा की अब्बा को? हक इंसाफ भी कोई चीज़ है नहीं। वो सुलग ही तो उठा था। ज़बन ने एक बेनियाज निगाह उन सब पे डाली और दोबारा मोबाइल पे मुतवज्जे हो गए। उसके पास गिनवाने को ऐसा कोई शजरा निसब नहीं था। हसन आगे को हुआ और गला खिनकारा। मसला तुम सब का ख़ानदान या रिपुटेशन नहीं है, मसला मेरे बहनोई का है। मसला ये है कि तुम सब के साथ मैं पैसे खर्च करता हूँ और जब अकाउंट खाली होता है तो तब मेरे बहनोई की आंखें भरने लग जाती है। हाँ, सही बात है। उमर हयात वाकई उसे पैसों से जितनी मोहब्बत है ना, किसी चीज़ से नहीं। अगर आप लोगों ने वक्त पढ़ा होगा तो ज़रूर आप लोगों को पता होगा। उसने एक सांस में कह डाला। चेहरे पे मस्कीनियत थी। मैं तुम लोगों के साथ वफादार हूँ, क्या ये कम है? तुम कहो तो हम उसका पत्ता साफ कर दें। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो हमारी गैंग ने आज तक ना किया हो? ज़रकीफ ने मदद की ऑफ़र दी। उसकी चमकदार आंखें मुखलिस लगती थीं। वो तुम सब जैसे 4 सुबह बेच कर खाए और 4 रात को आए बढ़े। फिर तुम्हारी बहन, उसका क्या अगर वो अकाउंट खाली कर दे? ज़बन ने आगे होकर राजदारी से पूछा। हसन ने कड़वा सा मुँह बना लिया। मेरी बहन को तो उमर हयात का कत्ल भी माफ़ है। हाय उमर हयात वाकई। वो बड़बड़ाया। बस अब वो और नहीं। राजा सादान साहब ने दोबारा दरबार बर्खास्त किया। चौंकि तुम गद्दार नहीं मजबूर है, इसलिए आज मेरी अदालत में तुम्हें माफ़ किया जाता है। आज हम सबको फेयरवेल पार्टी है। कल हम सब अलग अलग जगहों के फ्लाई करेंगे। ये हमारा दिन है। सैयद सादान साहब की तरफ से पार्टी एंजॉय करें। खिताब के दौरान कोई नहीं बोलता था, मगर वैसे एक बात है, कांटे में पुर्जा जो हथौड़ी देर पहले बेरा रख गया था
टुकड़ा फंसाते हुए हसन ने बात शुरू की। आज तुम सबको फेयरवेल पार्टी है, लेकिन तुम महफिल छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हो? जहाँ 5 होते हैं वहीं महफिल होती है, बाकी सब इजाफी है। लोग भी, रौनक भी, महफिल भी। सुल्तान मुस्कुरा कर बोला तो बाकी सब ने अफसरदगी से उसे देखा। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। दोस्तों को कहा जाने वाला अलविदा हर अलविदा से मुश्किल होता है। आगे जाने के लिए उनकी आंखों में कई ख्वाब थे, मगर उन्हीं ख्वाबों के पीछे दोस्त छोड़ने की नमी भी। अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम सब कहाँ जाओगे और क्या करोगे? मीटअप का क्या होगा? हसन ने पूछा। मैं तो लंदन में हूँ, तो तुम्हारी जूनियर होंगी, लॉयर कर रही हूँ ना। ज़रकीब जूस का गिलास उठाते हुए बोली। उसी पल हसन की नज़र सामने वाली मेज़ पे बैठी एक हिजाबी लड़की पे पड़ी। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हसन भी मुस्कुराए। रास्ता मिल गया। मैं मुस्तकबिल का एंकर सावधान सा गिलास हवा में बुलंद किया। लड़की अब सीने पे उंगली रखे कोई इशारा कर रही थी, जैसे पूछ रही हूँ मैं यहाँ आऊँ? मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ज़बर शहनवाज मुस्तकबिल का माया नाज इंजीनियर बनेगा। तीसरा गिलास भी हवा में था, बुलंद हुआ। हसन मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा। हाथ के इशारे से तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ कहा और उसकी तरफ बढ़ा। सब ने बेयकीनी से उस गद्दार को जाते देखा और हवा में बुलंद गिलास और नज़रें सुल्तान पे थी। आखिर अब वो क्या कहेगा? जाहिर है वो ज़रकीब के साथ यहीं रहेगा। सुल्तान ने संजीदा नज़र उठा कर ज़रकीब को देखा। सादा नज़र मौके को ख्याल करते हैं हम भी आते हैं कहकर उठे। बताओ ना सुल्तान, तुम क्या करोगे? वो आगे जूस का गिलास लबों से लगाते हुए उसने सादगी से पूछा। वो हुनूज़ुनी संजीदा नज़रों से उसे देख रहा था। दिल बेहद ज़ोर से धड़क रहा था। उसे भी यहीं लंदन आर्ट स्कूल में रहना था। अब्बा को मना करके वो यहीं रहना चाहता था। अगर ज़रकीब भी रहना चाहे, उसे नहीं करनी सियासत, वो बस पेंट करेगा। तुम लॉ करने के बाद क्या करोगी? उसके बाद पाकिस्तान वापस जाऊंगी, प्रैक्टिस करूँगी। तुम बताओ तुम? वो बोलते बोलते रुकी। फ़ोन के बजने की आवाज़ थी। उसने मोबाइल उठाकर देखा। मॉम के नंबर की वॉइस नोट थी। प्ले का बटन दबाया तो नरम गरम तहम्मुल भरी आवाज़ सुनाई दी। तुमसे कहा था ना फुरकान से एक बार मिल लो बच्चे। अभी तुम दोनों मिलना शुरू करोगे, दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग होगी। जानती हो उसका ख़ानदान कितना ऊंचा है? एक अच्छी जगह फिट होने के लिए बहुत अच्छी शुरुआत मेहनत करनी होती है। एक वॉइस नोट ख़त्म हुआ तो दूसरा शुरू हुआ। सुल्तान के चेहरे पे एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। तुम्हारे डैड और मेरी शादी में कम्युनिकेशन गैप था। नताइज तुम्हारे सामने हैं, आगे जो तुम चाहो। आवाज़ बंद हो गई थी। ज़रकीब बेजारी से गिलास रखा। सुल्तान एकटक उसे देख रहा था। उनके दरमियान राज नहीं थे। मामा चाहती हैं मैं उनकी दोस्त के बेटे के साथ कमिटेड हो जाऊं। सुल्तान नहीं जानता था, मगर उसे कुछ बुरा लगा था, कुछ दिल पे लगा था। तुम क्या चाहती हो? उसने खुद को कहते सुना। नज़रें उसकी आंखों में थी। मुझे उससे कोई मसला नहीं है, बस वो मुझ पे प्रेशर ना किया जाए। वक्त चाहिए मुझे। अभी मेरी उम्र ही क्या है? उसके अलावा तुम्हें कोई मसला नहीं है? वो उसकी आंखों में बड़ा राज देख कर पूछ रहा था। ज़रकीब ने मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिलाया। सुल्तान मुस्कुरा भी न सका। उसके अंदर तक खामोशी छा गई। यानी वो सुल्तान सिकंदर के लिए किसी किस्म की कोई जज्बात नहीं रखती थी। अपनी गायबाना मौजूदगी उन दोनों की इमेज की गायब करते हुए हसन सुल्तान की इमेज की तरफ जाओ तो वो कुर्सी खींचकर हिजाब वाली खूबसूरत लड़की के सामने बैठ रहा था। बातें हुई, तारुफ हुआ। मगर मेरा एक भाई है, यूएस में होता है। आप मुझे बिल्कुल उसके जैसे लगे हैं मिस्टर हसन। हसन की मुस्कुराहट सिमटी। आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे बहुत अरसा बाद अपने भाई से दोबारा मिली हूँ। वो रुकी। हसन के फक होते चेहरे को देखा। 15 मिनट की मोहब्बत हम वक्त में भी हमेशा ना हसन की 12 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट की मोहब्बत ही होती थी। हम सेल्फी ले सकते हैं। ओ हसन के दुख। वो मेज़ पे हाथ रखते हुए उठा था। चेहरा टिमटिमा रहा था। भाई जैसा हूँ, बीवी भाई नहीं हूँ। नामहरम के साथ सेल्फी हराम है। वो चबर चबर के कहते उठ गया था। लड़की हैरान सी उसे जाते हुए तकती रही। अपनी मेज़ की तरफ जाते हुए उसकी बड़बड़ाहट वाज़ेह थी। 15 मिनट की मोहब्बत। हाँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मेज़ के गिर्द बैठे लोगों ने सुल्तान को कहते सुना, पढ़ाई मुकम्मल करूँगा, फिर अब्बा के साथ सियासत में हिस्सा लूँगा। सादान का जी चाहा कि वो उसे 2 थप्पड़ रख दे। ज़बर ने ठहर कर उसे देखा और हसन ने इस्तांजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली।
उसकी तो 2 साला मोहब्बत थी। 4 लोग इस वक्त ऑकवर्ड थे, मगर सुल्तान मुस्कुराया था। जो जूस का गिलास हवा में बुलंद किया, आज बस उसके लब मुस्कुराए थे। आज ये अलविदा सिर्फ दोस्तों से नहीं था, आज वो मलका के शहर में अपने दिल की मलका से दस्तबारी देने लगा था। हम यहाँ से जाने के बाद हर साल मिलेंगे, उसने ऐलान किया। हम हर हफ्ते एक दूसरे को कॉल्स करते रहेंगे। ज़रकीफ ने गिलास बुलंद किया। हम दोस्त बना सकते हैं, मगर हम कभी किसी दोस्त को अहमियत नहीं देंगे जो एक दूसरे को देते हैं। सादान का गिलास भी बुलंद हुआ। हम में से जब किसी को जेब खर्च बंद होगा, एक दूसरे की माली मदद ज़रूर करेंगे। हसन का गिलास बाकी सब गिलासों से टकराया। हसन और उसके बहनोई, इनके पास पैसों के सिवा कोई बात नहीं होती है फिलहाल। और ये सबसे इंटरेस्टिंग मौजू होता है। हम एक दूसरे से वफादार रहेंगे। आखिरी गिलास ज़बर का था। लंदन ने उन 5 लोगों को अलविदा कहते सुना था और बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। लंदन गमगीन था।